प्रणाम भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। बहुत दिनों के बाद। जी भाऊ, बहुत दिनों के बाद संयोग बन पाया है। भाऊ, एक तरफ तो आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा बहुत गूंजेगा। सरकार ने भी कहा है पर बात होगी, डिबेट होगा। लेकिन पिछले दिनों जो बहुत ज्यादा बैठकों का दौर था, प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी, और रक्षा मंत्री भी मिल रहे थे। ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या लगता है आपको, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? और नहीं, अब बारीकी से समझे तो आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव के पहले मोदी जी ने साफ साफ बता दिया था कि भाई 2 टर्म की बात अलग है, तीसरे टर्म में बहुत कठोर पॉलिसी के डिसीजन लिए जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा और बहुत कुछ सारा होने वाला है तीसरे टर्म में। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था और 240 होने के बाद तो और मजाक उड़ाया। तो अब दिखाई दे रहा है ना क्या हो रहा है। और ये बात ऐसे नहीं कि अब जो करना है वो करने के बाद लोगों को पता चलता है। फिर वो यहाँ के विपक्ष हो या पाकिस्तान में बैठे हो, चाइना में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, गवर्नमेंट इसी ढंग से चलती है। गवर्नमेंट पत्रकारों के माध्यम से नहीं चलती ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके गवर्नमेंट नहीं चलती ना। जो करना है वो किया जाता है और उसकी गोपनीयता जो होती है। चाणक्य का एक वचन है, षट्कर्णो विद्यते मंत्रा। जो 3 लोग आपस में बोलते वो गुपित नहीं होता, वो यानी सीक्रेट नहीं रहता। 6 कानों ने जो सुना है, मतलब 3 लोगों में जो बात हुई। तो जिस ढंग से मोदी काम करते हैं तो उनका वो तरीका है, वो वही सही तरीका है। इसलिए तो हमको परिणाम मिलते हैं ना। परिणाम मिलते तो ये मीटिंगें चल रही है, जो कुछ चल रहा है। देखो, एक बात मैं पिछले कम से कम 6 महीने से बोल रहा हूँ कि मोदी जिस ढंग से चल रहे हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात है। और बीच में तो मेरा ख्याल है एक 15-20 दिन पहले मोदी जी ने खुद भी बोल दिया, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, 6 महीनों से, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बनी है वो अभी आउटडेटेड हो गई है। फ्रांस या ब्रिटेन जैसे जो देश थे उस वक्त वो महाशक्ति थे, आज वो कोई नहीं है। यानी भारत के भी पीछे हो गए अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, जीडीपी में, ताकत में। तो ये गलत है ना कि वो उनको वेटो पावर है, वो वर्ल्ड लीडर है। तो मोदी दिखा रहे हैं कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर कौन चेंज कर सकता है। जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना और अमेरिका भी घुटने पर आ गई है। अब चाइना तो बोल रहा है कि अक्साई चीन ले लो वापस, यहां तक आ गए। तो मतलब साफ है ना कुछ तो हो रहा है। और जो हो रहा है, मैं हमेशा और एक बात बोलता हूँ, मैं कॉमन मैन का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। देखो, एक लड़की और एक लड़का अगर प्यार करने लगते, एक दूसरे को पसंद करते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताते नहीं, वो एक दूसरे को पता चल जाता है। बहुत देर के बाद उसके परिणाम दिखाई देते, तब लोग बोलते कि अरे इनका कुछ है। तो पॉलिटिक्स भी वैसी होती है, जो बताया जाता है, बोला जाता है, वो करने जैसा होता है ऐसा नहीं है। वो करना है तो उसके सिग्नल दिए जाते हैं, सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, उस ढंग से काम होता है। तो जो मीटिंगें चल रही है, अब देखो, आपको याद होगा कि इधर मॉक ड्रिल बोल रहे थे, उसी रात को बहावलपुर वगैरह 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया गया और मॉक ड्रिल की बात बताई गई। तो ये मोदी का तरीका है। और दूसरी एक बात है कि चाइना का एक बहुत पुराना जनरल है, सेनापति था, उसकी किताब भी है, गेम ऑफ वॉर, ये सब कुछ। तो उसने कहा है कि वॉर इज डिसेप्शन, यानी वॉर एक दिशा भूल है, एक आभास है। तो वो अगर हम समझ ले तो मोदी की राजनीति हमें समझ में आता है। और अमित शाह तो आपको मालूम है, उनके पीछे ही चाणक्य का फोटो लगा रहता है। तो राजनीति जो चल रही है। और एक बात है कि ये जो
यानी अभी हम बहुत साल महीनों के बाद बोल रहे हैं, आपको याद होगा तो 240 सीटें होने के बाद क्या बोले थे नतीजे आने के बाद 4 जून 2024 को? मल्लिकार्जुन क्या बोले थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हम अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। कितना कॉन्फिडेंस था, कितना कॉन्फिडेंस था कि नीतीश टूटेगा, नायडू टूटेगा, फिर हम सरकार बनाएंगे। आज 1 साल के बाद वही लोग, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर हो या एडिटर्स हो या एनालिस्ट हो, सब भूल गए कि ये अल्पमत की गवर्नमेंट है, मोदी के पास अपने पार्टी का बहुमत नहीं है, ये तक भूल गए। आजकल चर्चा भी नहीं होती 240 की। तो कितना 1 साल में बदल गए। और इसका मैं हमेशा उसका वो जो एग्जाम्पल देता हूं, अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट था एंड्रू जैक्सन, उसका एक बहुत भारी वचन है, वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। जिसके पास हिम्मत है ऐसा अकेला आदमी मेजॉरिटी होता है, आंकड़ों से मेजॉरिटी नहीं बनती। तो ये बात है। तो जो मीटिंगें वगैरह चल रही है उसका बहुत कुछ होने वाला है। और मेरा अंदाजा है, मैं पिछले 3 दिन 4 दिन से बोल रहा हूँ, जिस ढंग से कश्मीर में तैनाती हो रही है, गलवान में कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब साफ है। मेरा अंदाजा ऐसा है कि एक्शन बांग्लादेश के बारे में कुछ होगी, यानी बुरी होगी अच्छी होगी, या तो बांग्लादेश सरेंडर कर सकता है या हम उनका नाक दबा सकते हैं, चिकन नेक दबा सकते हैं, जो कुछ है। लेकिन अभी जो कुछ होगा वो बांग्लादेश में होगा, ना लद्दाख, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना म्यांमार, बांग्लादेश का नंबर है अभी। भाव 5 अगस्त की तारीख भी लोगों को बहुत डराती है ना। 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था वो सोच सोच कर पाकिस्तान भी डरता है। तो अब आपको लगता है कि 5 अगस्त के आसपास ही कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी म्यांमार में जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहां पर भी तो जो आतंकवादी ठिकाने थे उल्फा के, वहां पर भी ड्रोन से हमले हुए, कितने आतंकवादी वहां मारे गए। उस वक्त मारे गए जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना में थे। नहीं, देखो एक बात होती है कि ये म्यांमार में जो एक्शन हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, तो वो 2015 में पहला हुआ था, ये दूसरा है। उस वक्त भी हमारे सीआरपीएफ के लोगों को उल्फा ने कुछ 20 लोगों को मारा था। और उसके बाद म्यांमार में पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और उस वक्त मोदी जी ढाका के दौरे पर थे। वो ढाका के दौरे पर चले गए थे और उनके साथ निकले, लेकिन ढाका नहीं पहुंचे थे अजित डोभाल, और ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गया था। और मुझे और एक बात याद है कि उसकी पहली रिएक्शन म्यांमार से नहीं आई बल्कि दुबई से आई, और रिएक्शन देने वाले का नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था। उन्होंने उस वक्त बोला था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह म्यांमार पर ठीक है, पाकिस्तान के बारे में सोचो भी मत, हमारे परमाणु बम कोई दिवाली के पटाखे नहीं है। ये बोला था 10 साल पहले परवेज मुशर्रफ, जो आज जिंदा नहीं है। लेकिन मुझे वो बात याद है। तो एक बात मुझे लगती है कि सिर्फ वो बात नहीं है, और एक है कि 31 जुलाई तक बंगाल का जो समुंदर है, बे ऑफ बंगाल, उसमें सारे हवाई जहाजों, पानी के जहाजों, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हम कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द मत रहो। और तैनाती हो रही है कश्मीर में। तो कैमोफ्लेज का होता है, वो हमें समझना जरूरी होता है। दिखाएंगे एक, करेंगे और। इसी को तो वो सन सू ऐसा कुछ नाम है उसका, चीनी जनरल, उसका कहना है कि वॉर इज डिसेप्शन। दुश्मन को पता नहीं होना चाहिए कि आप कहां हमला करने वाले हो, और उसको ऑफेंसिव डिफेंस बोलते हैं, जिसका जिक्र बार बार अजित डोभाल करते। तो ये हमारा तरीका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
ये तरीका है हमारा। हम बोलेंगे नहीं, करेंगे बाद में, आपको पता चलेगा। और हमने किया है पहले, हम नहीं बोलेंगे तुम रोना शुरू करो, बाद में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये सिंदूर के बाद न्यू नॉर्मल है। मोदी जी ने कहा ना न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है कि आज तक के रूल्स रेगुलेशन, आज तक के अनुभव, उसके आधार पर हमको जांचना नहीं, हमको गिनना नहीं। अब हमारी गिनती अलग पट्टी में हो सकती है, ये बात है। और भाव आपको याद होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी तो कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, वो अलग अलग तरह से अभी भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। वो तो क्या बलूची क्या कर रहे हैं, पश्तून क्या कर रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर ही है ना। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब हम ही करेंगे ऐसा नहीं है ना। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर तक क्रॉस नहीं किए, आज भी नहीं किए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपने एक बात देखी होगी, अगर नेट जियो जो होता है, नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल वगैरह, एनिमल प्लैनेट वगैरह, तो उसमें जो चीता होता है, मादा चीता, उसके 2-4 बच्चे होते, बछड़े होते, तो उसको अपने को भी खाना है, बच्चों को भी खिलाना है, बच्चे बड़े होते हैं, तो साथ में बच्चों को शिकार करना भी सिखाती है वो मादा। तो अचानक से उसको शिकार दिखाई देती है कोई जानवर, तो वो दौड़ना शुरू करते, बच्चे रुक जाते और दौड़कर वो हिरन हो या सूअर हो उसको पकड़ लेती, और पकड़कर उसको झड़प लेती है और उसका गर्दन जो है वो दांतों में पकड़कर लेके आती है और बच्चों को खिलौने जैसे देती। वो जानवर मारती नहीं, हिरन हो या सूअर हो उसको मारती नहीं है, अधमरा करके देती है। वो बच्चे खेले, यानी बच्चे को शिकार करने की आदत लगानी है, इसलिए अधमरा करके छोड़ देती है। तो बलूची और टीटीपी या खैबर पख्तूनवा, वहां के जो बागी है वो हमारे ही बच्चे हैं ना। हमने उनके लिए पाकिस्तान को अधमरा करके छोड़ दिया, अभी तुम शिकार करो, प्रैक्टिस करो, चल रहा है। अब उसको ऑपरेशन सिंदूर बोलना या नहीं, ये इंटेलेक्चुअल से वो चर्चा करेगी, सरकार उस पर बात नहीं करेगी, सरकार बात नहीं करेगी। लेकिन बात साफ है, जो जिस ढंग से कर रहे, अचानक से उनको इतनी ताकत कहां से आ गई। ऑपरेशन सिंदूर जब तक चल रहा था उस पर छुटपुट घटनाएं होती थी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, उसके बाद जो जोश में काम हो रहा है टीटीपी और बलूची का, बीएलए का, उसमें फर्क समझ में आता है। हाँ, एक बात होती है कि हर बात हमने किया ये बोलने की जरूरत नहीं होती। भाव म्यांमार के लिए भी तो हमने कब कहा कि हमने किया, वो तो कहा गया पता नहीं अननोन लोग होंगे जिन्होंने वो ड्रोन से हमले किए, बिल्कुल वैसे जैसे अननोन लोग जाकर पाकिस्तान में कितने सारे आतंकवादियों को खत्म करते रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें देखो स्पेंसर करके पेंटागन का एक बड़ा अधिकारी था, रिटायर है अभी, और वो वॉर गेम्स का एक्सपर्ट माना जाता है। तो उसकी रिएक्शन आई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 15-20 दिन के बाद। बहुत सारे हमारे लोगों ने भी, बरखादत वगैरह, उसका इंटरव्यू भी लिया है शायद। तो उसने एक बड़ी बात कही है कि वॉर गेम्स में ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा लेसन है, इससे सबक लेना जरूरी है। जो जो इस पर स्टडी करता है, प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा सबक है, एक बड़ा लेसन है। उसका मतलब क्या होता है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, हमारा हवाई जहाज नहीं गिरा है, हमारा नुकसान तक नहीं हुआ, लेकिन हमने नुकसान तो कर दिया। तो कम से कम खर्चों में कम से कम खर्चा हुआ है ना। अब एक आप क्रूज मिसाइल छोड़ो, उसमें अगर समझो 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन की कीमत है, तो ये तो आधे मिलियन में 4-5 लाख का ड्रोन होता है। ड्रोन में तो सस्ते में काम होता है। तो ये इसलिए सबक है कि कम से कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा अचीव क्या कर सकते, ये सबक है उसमें।
तो इसका दिमाग जिनका चलता नहीं, वो बोले हमारे राफेल कितने गिरे, उनके कितने गिरे। तुम गलत पट्टी से इनका गिन रहे हो, गलत पट्टी से गिन रहे हो। ये पूरा अलग मामला है। अब देखो, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, वो तहस महस कर दिया, तो उसमें चाइना का वो आर्म मार्केट में जो धंधा था वो ठप हो गया। तुर्की का तो ड्रोन का मामला था वो खराब हो गया। अमेरिका का F-16 वगैरह का मार्केट खत्म हो गया, खराब हो गया। और तुम्हारे ब्रह्मोस के लिए लोग लाइन लगा के खड़े, तुम्हारे आकाश एयर डिफेंस के लिए लोग खड़े। तो नुकसान कम, मार्केट खोलकर बैठ गए। 14-15 देश हमारे पास ब्रह्मोस की मांग कर रहे। तो ये तरीका अलग है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि चाइना पिछले 50 साल से किसी से लड़ा नहीं है। बताया जाता है कि 30 लाख की फौज है या 50 लाख की फौज है, उसको नेट प्रैक्टिस बहुत की है, लेकिन टेस्ट मैच खेले ही नहीं है। हमारे हथियार जो है, हमारे जवान जो है, और जो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स वगैरह गिराने वाली टीम कौन है, वो सब अग्निवीर है। अग्निवीर करके जो नए बच्चे भर्ती किए गए, उन्होंने ड्रोन्स गिराने का काम पूरा का पूरा उन्होंने किया है। और दूसरी बात, जो हमारे देसी बनावट के हथियार है, उसका हमने बैटल ट्रायल किया है। वो कितना कर सकता है, कितने जल्दी कर सकता है, कैसे डिटेक्ट नहीं होता है, उसकी चर्चा दुनिया भर चल रही है। तो उसका एक मार्केट बन गया। तो सिर्फ देखो, और मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात किसी चैनल के इंटरव्यू में बताई थी कि देश चलेगा, विदेश नीति भी चलेगी, लेकिन गुजराती हूँ, बिजनेस तो करूंगा। ये उन्होंने बोला था। विदेश नीति है, सुरक्षा है, लेकिन गुजराती हूँ, बिजनेस करूंगा। तो उन्होंने दिखा दिया कि वॉर हो, सुरक्षा हो, बिजनेस तो करूंगा। और अभी टाटा से लेकर L&T, अदानी, सब लोग आर्म रेस में उतर गए, क्योंकि मार्केट है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब 650 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था आर्म का, आज 26,500 करोड़ हो गया। कितने गुना हो गया, देखो कितने गुना हो गया। तो मानो कम से कम 50 गुना हो गया 10 साल में। और अभी उसका मार्केट को और 100, 150, 200 गुना बढ़ेगा। तो तरीका होता है कि बिजनेस भी करना है, सुरक्षा भी करनी है, लेकिन इसमें देश हित और देश का फायदा देखा जाता है। और चाइना आज इतनी बुरी स्थिति में है कि चाइना लड़ नहीं सकता। हाँ, आपको इशारा देगा, धमकाएगा, वो सब होगा, लेकिन लड़ेगा नहीं, लड़ेगा नहीं। गलवान में जो कुछ हुआ, बिना हथियार के 40 लोग मारे, 40-42, हमारे भी 20 मरे। लेकिन बिना हथियार के ये मार सकते हैं, तो हथियार लेकर खड़े हो गए तो क्या करेंगे? तो ये सब 10 साल से बन रहा था, ये अचानक नहीं हुआ है, ये 10 साल से स्टेप बाय स्टेप हुआ है। अब अभी आपने अज्ञात जो हमलावर है उनकी बात की, ये अचानक नहीं आया, 10 साल से। मुझे याद है 23 जनवरी 2015 को मुंबई में उस वक्त के रक्षा मंत्री पर्रिकर आए थे। उन्होंने एक मुंबई में सबर्ब में एक प्रोग्राम था, वह एक बयान दिया था, उस पर बहुत चर्चा हो गई, लेकिन उसका आशय किसने समझा नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारा गुप्तचर विभाग, खुफिया विभाग का सत्यानाश कर दिया। तो इनको लगा कि हाँ, इसका मतलब नेहरू और इंदिरा को ये आरोप कर रहे हैं, आरएसएस का है। उन्होंने जो बोला था वो तो मोरारजी और इंदर कुमार गुजराल के बारे में था, लेकिन उस पर चर्चा ज्यादा हुई। आगे जो पर्रिकर बोले थे उस पर चर्चा नहीं हुई। पर्रिकर बोले थे
हमारे सारे के सारे डीप एसेट पाकिस्तान में मारे गए, खत्म हुए। हमको नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब 10 साल में वो डीप एसेट बनाए गए जो आजकल अज्ञात हमलावर बन के काम कर रहे हैं। वो भारत से भेजे नहीं है, वहां के है, लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब तैयारी में टाइम जाता है। फिल्म हम 3 घंटे की देखते हैं, लेकिन 3 साल लगते हैं ना बनाने में। तो इस ढंग से ये 10 साल से काम चल रहा था। बीच में एक मुझे कह रहे संजय दीक्षित के प्रोग्राम में शायद मैंने बोला था कि मोदी सोचते कैसा है ये सोचो। आपका तरीका जो है उस तरीके से मोदी नहीं सोचते। अगर मोदी का दिमाग कैसे चलता है ये हमको सोचना है, तो मोदी जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, तो आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा हमें आता है। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया था कि मोदी जी ओरिजिनल इंडियन है, असली इंडियन है। तो इंडियन, असली इंडियन जिस तरीके से सोचता है, तो ये प्रधानमंत्री है लेकिन सोचेगा इंडियन तरीके से, ना कि पॉलिटिकल थियरी के तरीके से। तो बोले उसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि 5-6 साल की बेटी है तो 12-15 साल के बाद उसकी शादी की तैयारी बाप आज से करता है। तो ये 12 साल से तैयारी कर रहा था। जब पहलगाम हो गया तो करके दिखा, लेकिन तैयारी 10-11-12 साल से चल रही। तो इसलिए मोदी जो कुछ करेंगे तो उसका अंदाजा आपको करना है। तो मोदी जिस ढंग से सोचते हैं, आम इंडियन कैसे सोचेगा उस ढंग से सोचो, आपको सारे जवाब मिल जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर भाव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद म्यांमार में जो कुछ हुआ उसके बाद तो यूनुस के कान भी खड़े हो गए होंगे बांग्लादेशी, वो जो वहां पर प्लांट किया गया है केयर टेकर सरकार का, तभी तो वो आम भेज रहा था पीएम मोदी को भी पिछले दिनों, क्योंकि उसको भी डर लगने लगा है कि हालात कुछ ना कुछ इशारा उसी तरफ कर रहे हैं। डरेगा तो डरना तो चाहिए। और ये भी बात मोदी ने मेरा ख्याल है एबीपी नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था 14 में, उस वक्त उन्होंने बोला था। वो 3 एडिटर एबीपी नेटवर्क के बैठे थे, तो किसी ने उनको पूछा तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोगों को क्या डर कर रहना पड़ेगा? मोदी जी बोले कोई जरूरत नहीं, आप कानून से अपना काम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बोल गए। और बाद में 1-1 मिनट, कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा, ये उन्होंने जोड़ दिया था। तो वो अगर हम समझे तो डिफेंस का मतलब सामने वालों को डर कर रहना चाहिए। मुझे याद है जब गलवान वगैरह हो गया था उस वक्त मैंने एक मराठी में वीडियो किया था, गलवान और ये जो लद्दाख का मामला था, तो मराठी में था वीडियो। हमारे कोई कुलकर्णी नाम के पूना के लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, उन्होंने वो देखा तो उनको वो पसंद आया। लेकिन उसमें मैंने, जो अभी जिंदा नहीं है, हमारे एयर चीफ मार्शल बारबोरा थे, उनका जिक्र किया था। न्यूज 18 चैनल पर एक पैनल डिस्कशन में वो थे और वो बता रहे थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो गुस्से हो गए थे। तो वो मैंने सुना था, तो उनका जो कहने का मतलब था ऑफेंसिव डिफेंस, तो मैंने मराठी में उस पर वीडियो किया था। तो ये कुलकर्णी साहब जो थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो उनके दोस्त थे शायद, उन्होंने उनको बताया कि ये मराठी में तुमको समझेगा नहीं, तुम असामी हो, क्या बोले मैं समझाता हूँ, बाद में वो सुनो तुम मराठी में। तो उन्होंने सुना था और बाद में बोले मुझे उस इंसान से बोलना है जिसने ये वीडियो बनाया। तो बाद में वो हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। वो मुझे बोले कि मुझे जो समझाना था वो एंकर भी नहीं समझ पाया, तुम कैसे समझे? तो मैंने उनको समझाया कि मैं आपको समझना चाहता था, मैं आपको एंकर आपको आउटस्मार्ट करना चाहता था, मुझे उससे मतलब नहीं। आप अगर एयर चीफ मार्शल रहे तो आपके पास बड़ी जानकारी है, बड़ा अनुभव है, तो आपके पास से जान लेना मेरे लिए समझ लेना मेरे लिए जरूरी है। तो मैं समझ रहा था, तो मैंने समझ लिया। तो उन्होंने ये बात कही थी कि डिफेंस क्या होता है, कि हमला करने से अपना नुकसान होगा
ये जब धारणा दुश्मन के मन में पैदा होती है वो असली डिफेंस होता है। हम क्यों नहीं सोचते कि चाइना हमको डरे, हम क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान हमको डरे, बांग्लादेश हमको डरे, और हमको छेड़ने की हिम्मत तक, उनकी सोच तक ना हो। ये डिफेंस होना चाहिए। ये उन्होंने कहा था जो आज हो रहा है। तो शायद उन्होंने जो बोला था बहुत सारी किसी ने सुना होगा, उस पर चर्चा हुई होगी, अजीत डोभाल वगैरह ने काम किया है उस पर। पूरी दुनिया डरी हुई। देखो दुनिया में मोदी अल्पमत की सरकार चला रहे, लेकिन पूरी दुनिया में अगर स्टेबल गवर्नमेंट कौन सी है तो मोदी की है। और जो उस पर मैंने बीच में, तुम भी आई थी ना उधर नासिक में, जी नासिक में मैंने विश्व गुरु पर जो कमेंट की थी, विश्व गुरु का मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, वो गुरुत्वाकर्षण होता है। तो विश्व गुरु का मतलब वो है कि इंडिया के इर्द गिर्द दुनिया की सब कारोबार, व्यवहार, बिजनेस सब घूमने चाहिए। ये आइडिया है, ना कि गुरु मठ बना के नहीं बैठेगा। जो मैंने नासिक में कहा था 1.5 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है जी। तो बिल्कुल वही होते हुए हम देख रहे। तो उस पर काम कर। अब इसलिए तो क्या होता है कि हमको सामने वालों को समझ ले, बच्चा हो, जो भी बच्चा करता है तो बच्चे को भी समझने की कोशिश करो। उसका अपना तरीका होता है कम्युनिकेट करने। अगर हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करें तो नहीं समझेंगे। तो बच्चा है, कोई पॉलिटिशियन है, उसके तरीके से समझने की कोशिश करो तो पता चलता है। तो ये जो अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। भाव लेकिन राहुल गांधी के तरीकों को कैसे समझे? ट्रंप जो बार बार झूठ बोलते हैं, अभी एक दिन पहले कहा ट्रंप ने कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे, ये भी नहीं कहा कि किस देश के गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के। उस पर भी शोर मचा रहा है विपक्ष। आप देखिए आज से सेशन शुरू हो रहा है, पता नहीं कितना हंगामा होगा कि बताएं मोदी की जहाज कौन कौन से गिरे, कितने राफेल गिरे। सर, इनको डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है लेकिन अपने देश के सैन्य अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, सीडीएस पर भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो वॉशिंगटन डीसी में बैठे संजय राउत थे। ये बात आप समझ लो तो डोनाल्ड ट्रंप पर कितना भरोसा करना है, क्या करना है, आप समझ सकते हो। उसको सीरियसली, उसको अमेरिकन भी सीरियस नहीं लेते तो हम क्यों ले, हम क्यों ले? जरूरी नहीं है। वो रोज कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, एक बात होती है, हमको पता नहीं, लेकिन उससे उनका कुछ फायदा जरूर होता होगा, लेकिन हमारे फायदे की बात वो नहीं करेगा। वो अपने फायदे की बात करेगा, अमेरिका के फायदे की बात करेगा। उससे हमको क्या उठाना है हमें देखना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारा फायदा कहाँ है, वो हम फायदा कैसे उठाए। और मोदी जी इसमें बड़े चालाक है, चतुर है कि किस चीज का कैसे फायदा उठाना है। और 10 साल में मोदी जी ने क्या बदला है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की पॉलिसी जनता ने पहली बनाई, सरकार ने बाद में उठाई है। तो मोदी जी ने क्या किया है उसका सबसे बड़ा सबूत तुर्की पर हुई एक्शन है जो जनता ने शुरू की। और मुझे उस वक्त भी वो 2014 के इंटरव्यू में उन्होंने अच्छी बात बोली थी कि गांधी जी जो करते थे वो हमें समझना चाहिए। अगर किसी योजना को या पॉलिसी को हम जन आंदोलन बना दे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि जनता उसमें सम्मिलित होती है। और तुर्की उसका उदाहरण है। एक बार लोगों ने मालदीव्स भी तो, मालदीव्स क्या बायकॉट भी हाँ तो जनता ने शुरू किया था। बिल्कुल, ये बोलने की जरूरत नहीं, करने की। वो मालदीव के बाद वो जाकर लक्षद्वीप में बैठ गए थे, याद है ना? लक्षद्वीप में जाकर बैठ गए थे, अचानक वो वीडियो आ गया और भागदौड़ मालदीव की शुरू हो गई। तो बातें कर, फिर तो हमारा पाकिस्तान हो जाएगा ना। पाकिस्तान के लीडर हमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये बातें बहुत करते, होता तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए जिस ढंग से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से पहले 5 साल तो मोदी जी आपको मालूम है कि दुनिया भर घूमते थे, वो लोगों को समझाते थे जाकर।
कि ये पुराना भारत नहीं है, अब सत्ता बदली है, सत्ता बदली है तो पॉलिसी बदली है, और पॉलिसी बदली है तो अप्रोच बदला है। तो आपको भी अप्रोच बदलना पड़ेगा। ये समझाने के लिए जाते थे, घूमने नहीं जाते थे, टाइम पास करने के लिए नहीं जाते थे, आराम करने नहीं जाते थे। लेकिन समझने, हमें समझना ही नहीं, हमें पहले से पता है, हम ज्ञानी हैं। तो पूरे के पूरे एडिटर, एनालिस्ट, पॉलिटिशियन सब गलत साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आउटडेटेड मेजरमेंट है उससे गिनना चाहते हैं मोदी को, वो नहीं चलेगा। हम स्कूल में थे तब मैथमेटिक्स में हमको पाउंड और डॉलर का एक ये होता था, मैथमेटिक्स गणित होता था। तो उस वक्त का जो रेट था, 7.5 रुपए डॉलर की कीमत होती थी, आज तो 90-95 हो गई। तो उस रेट से आज का हिसाब नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह से आज अगर दुनिया का जो कुछ चल रहा है वो समझना है तो आज के संदर्भ में, आज के रेफरेंस से समझना पड़ेगा, आज के लीडर्स के तरीके से समझना पड़ेगा। नेहरू, गांधी, इंदिरा जी आउटडेटेड हो गई, वो गलत थे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आज हम इंदिरा के आधार पर, नेहरू के आधार पर या इवन वाजपेयी के आधार पर मोदी का असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन भाव इनका असेसमेंट कैसे किया जाए जिन्होंने शोर मचाना है आज? अब आप इस बार तो बहुत ज्यादा लंबा भी है हमारा मॉनसून सत्र, भाव इनसे कैसे डील किया जाए? नहीं, इनको डील करने की जरूरत नहीं ना, उनको डील करने की जरूरत है। उनके लिए अमित शाह है ना। सेशन शुरू होगा और प्रधानमंत्री तो 4 दिन के दौरे पर बाहर जाने वाले। इसी से मोदी जी बता रहे कि मैं आपकी परवाह नहीं करता। सेशन शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री 4 दिन के विदेश दौरे पर जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि आपके लिए अमित शाह हैंडल करेगा, आपको हैंडल करने के लिए मोदी की जरूरत नहीं, ये मोदी बता रहे, लेकिन ये घरे समझ नहीं पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे ना। और सेशन होते हुए अगर ये बाहर जा रहे हैं, और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, और ये 5 देश घूमते हैं, ब्राजील जाते हैं। ट्रम्प बोलता है अरे चाय पीने को आ जाओ, तो बोले नहीं टाइम नहीं है। समझ रहे हो? ये सब ये तरीका होता है, ये तरीका होता है आपकी कीमत दिखाने का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में ये तरीका होता है कि आई डोंट केयर। और वहां बिठा दिया था, इनको मालूम था मुनीर वहां बैठा है, तो अचानक मुनीर को सामने लाएंगे तो वो तो मैं नहीं चाहता, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। वो गए कहा, क्या वो क्रोएशिया गए थे, क्रोएशिया गए थे। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन गए। तो ये तरीका होता है, और उसमें मोदी जी अब माहिर हो गए, माहिर हो गए। हाँ, लेकिन हमारे लोग तो पूछेंगे, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और दूसरी बात, ये तो पहलगाम पर पूछेंगे, राफेल पर पूछेंगे, पूछो भैया जरूर, लेकिन अपनी पार्टी में भी कुछ चर्चा करो, अपनी पार्टी में चर्चा करो। एनसीपी वाला कोई सवाल पूछता है तो बोलेंगे अरे सुप्रिया सुले जवाब देगी, दुनिया को जवाब देकर आई है, अमित शाह से क्यों पूछते हो, सुप्रिया सुले से पूछो। कोई कांग्रेस वाला बोलेगा तो अरे पार्टी में चर्चा करो, शशि थरूर जवाब दे सकते हैं, मनीष तिवारी दे सकते हैं जवाब। अमित शाह से क्यों पूछते हो, राजनाथ से क्यों पूछते हो? कनी मोरी जवाब दे सकती है। समझे? डेलीगेशन भेजने का मतलब समझी? इनको पता तक नहीं चला कि ये डेलीगेशन क्यों भेजे। वो विदेश के लिए नहीं भेजे, मानसून सेशन में आपके मुंह को सेलो टेप लगाने के लिए वो टेलीप भेजे थे। तो ये तरीका होता है, राजनीति चालाकी का ही मामला होता है। तो बड़ी चालाकी से जो सवाल आप पूछने वाले हो उसके जवाब तो आपकी पार्टी के नेता ने दुनिया को दिए, तो उनसे ही पूछ लो, उनसे ही पूछ लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाऊ।
मोदी जी ने सबको फंसा कर रख दिया है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से फंस गए हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जुगाड़ होती है, इसलिए मोदी का सोच जो है वो जुगाड़ सोच है। ये टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, मोदी जुगाड़ पर भरोसा करते हैं जो इंडियन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इनको मोदी समझने के लिए और 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल भाव, और देखते हैं आप किस तरह का हंगामा होता है इस मॉनसून सेशन में। लेकिन आपने इस विषय पर जो बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी कि कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत सारे घटनाक्रम है जिनकी कड़ियां जोड़ने की जरूरत है, तो ऐसा लग रहा है कि अब डरने की बारी जो है वो बांग्लादेश की है। भाव, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।